अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि सबको पता है कि सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो हैं वो यूएचएस की तरफ से डेट शीट आ चुकी हुई है। तो एलिमिनेशन का टॉपिक जो है उनकी कोर्स आउटलाइन में मौजूद है और उसमें से एक एससीक्यूज़ जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाई जाए। आज हम डिस्कस करेंगे फीकल एलिमिनेशन। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे डेफिकेशन। डेफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है, ह्यूमन जो है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो एलिमिनेट करता है सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल को बॉडी से। और वो वेस्ट मटेरियल जो है वो फीसिस कहलाता है। ये हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक से होता है एनस के ज़रिए। इसी तरह जो ह्यूमन है वो एक्सपेल करते हैं फीसिस को। इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग एक दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा फीसिस एक्सपेल करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा करते हैं। तो ये वेरी करती है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर वेव्स जनरेट होती हैं, जैसे कि मस्कुलर कंट्रैक्शंस होती हैं जिनको पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। ये क्या करती हैं, ये हमारी फीकल मटेरियल की मूवमेंट को मूवमेंट करवाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोलोन से रेक्टम की तरफ फीकल मटेरियल मूव करता है और ये सारा प्रोसेस जो है वो डेफिकेशन कहलाता है। अब हम डेफिकेशन की डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिकेशन इज़ द एक्सपल्शन ऑफ फीसिस फ्रॉम द एनस एंड रेक्टम। ये मैंने पहले भी बता दिया है कि फीसिस का एनस और रेक्टम से बाहर जाना, एक्सपेल होना डेफिकेशन कहलाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ बावल मूवमेंट। इनको बावल मूवमेंट भी कहा जाता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन इज़ हाईली इंडिविजुअल। बिल्कुल फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन जो है वो वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इसलिए इस सारे प्रोसेस को डेफिकेशन कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट डेफिकेशन। बिल्कुल कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डेफिकेशन पे, डेफिकेशन प्रोसेस पे। सबसे पहले डेवलपमेंट है, डाइट है, फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट है, एक्टिविटी है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, डेफिकेशन हैबिट्स हैं, मेडिकेशंस हैं, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं, एनेस्थीसिया एंड सर्जरी, पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं और पेन है। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर थे जो अफेक्ट करते हैं डेफिकेशन को। डेवलपमेंट न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट। जैसा कि मिकोनियम इज़ द फर्स्ट फीकल मटेरियल पास्ड बाय द न्यूबॉर्न। मिकोनियम जो है वो फर्स्ट टूल होता है जब बेबी डिलीवर होता है, उसके बाद 24 आवर्स के अंदर वो पास करता है। उस स्टूल को मिकोनियम कहा जाता है। ये ब्लैक, टेरी, ऑर्डरलेस होता है और स्टिकी होता है। एक और टाइप है ट्रांजिशनल स्टूल की। ट्रांजिशनल स्टूल वो स्टूल होता है जो बेबी आफ्टर बर्थ से मेकोनियम के बाद कुछ हफ्तों में पास करता है और ये ग्रीनिश येलो कलर का होता है और ये कंटेन होता है म्यूकस और ये लूज। टोडलर्स जो होते हैं ये कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं डेफिकेशन को और इनकी डिज़ायर होती है कि ये डे टाइम पे कंट्रोल करें बावल मूवमेंट्स को और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये जब डिस्कम्फर्ट फील करते हैं सॉइल्ड डाइपर से या जब सेंसेशन इन्हें होती हैं बावल मूवमेंट्स की, तो ये उस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं और टॉयलेट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये टॉडलर में ये करैक्टरिस्टिक होती है कि इस एज के टाइम पीरियड में वो टॉयलेट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आते हैं स्कूल एज चिल्ड्रन एंड अडोलेसेंट। स्कूल एज चिल्ड्रन और एंड अडोलेसेंट्स हैव बावल हैबिट्स सिमिलर टू दोज ऑफ अडल्ट्स। बिल्कुल जो स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं और अडोलेसेंट्स होते हैं, इनकी हैबिट्स, बावल हैबिट्स जो होती हैं वो अडल्ट जैसी बिल्कुल सेम हो जाती हैं। सम स्कूल एज चिल्ड्रन में डिले डेफिकेशन बिकॉज ऑफ एन एक्टिविटी सच एज प्ले। जिस तरह अडल्ट अपनी डेफिकेशन को डिले कर सकता है, इसी तरह स्कूल एज चिल्ड्रन और अडोलेसेंट जो होते हैं ये भी अपने डेफिकेशन की एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं। जैसा कि कोई बच्चा खेल रहा हो और वो खेलने के दौरान में डेफिकेशन ना करना चाहे, तो वो उस टाइम पीरियड में उसको डिले कर सकता है। पैटर्न ऑफ डेफिकेशन वेरी इन फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी एंड कंसिस्टेंसी। बिल्कुल जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि ये फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, इसी तरह पैटर्न ऑफ डेफिकेशन फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी जो है वो वेरी करती है एज से। जी स्टूडेंट, टोनर एंड क्लरस स्टेट दैट अप टू हाफ ऑफ ऑल ओल्डर अडल्ट्स सफ़र फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। बिल्कुल इसने बोला था, इन दोनों ने बोला था कि आधे से ज़्यादा जो ओल्डर अडल्ट्स हैं वो कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। दिस इज़ ड्यू
इन पार्ट टू रिड्यूस एक्टिविटी लेवल, वो इस वजह से भी करते हैं क्योंकि उनकी एक्टिविटी ऑफ लेवल जो है वो कम हो जाता है। इन एडिक्वेट फ्लूइड एंड फाइबर इनटेक, और वो इन एडिक्वेट फ्लूइड और फाइबर का इंटेक करते हैं, और मसल वीकनेस की वजह से वो लोग जो होते हैं, जो हाफ ऑफ ओल्डर अडल्ट हैं, वो कॉन्स्टिपेशन को से डायग्नोज होते हैं। मैनी ओल्डर पीपल बिलीव दैट रेगुलरिटी मीन्स अ बावल मूवमेंट एवरी डे। कुछ ओल्डर पीपल जो हैं वो ये यकीन रखते हैं, बिलीव करते हैं कि डेली बावल मूवमेंट्स करना ही रेगुलर होता है। दोज हु डू नॉट मीट दिस क्राइटेरियन ऑफन सीक ओवर द काउंटर प्रिपरेशन टू रिलीव व्हाट दे बिलीव टू बी कॉन्स्टिपेशन। बिल्कुल, ओल्डर अडल्ट्स कुछ ऐसे जो रेगुलर बेसिस पे बावल मूवमेंट्स नहीं करते, डेफिकेशन नहीं करते, वो ओवर द काउंटर प्रिपरेशंस को यूज़ करते हैं, लग्जेटिव्स को यूज़ करते हैं अपनी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए। द ओल्डर अडल्ट्स शुड बी वार्न्ड दैट कंसिस्टेंट यूज़ ऑफ लग्जेटिव्स इनहिबिट नेचुरल डेफिकेशन। बिल्कुल, ओल्डर अडल्ट्स को वार्न करना चाहिए, बताना चाहिए कि जब वो लग्जेटिव का यूज़ ज़्यादा करते हैं, लग्जेटिव ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि डेफिकेशन के प्रोसेस को इन्हांस करती हैं, वो जब ज़्यादा यूज़ करते हैं इन मेडिकेशंस का, इन सिरप का, तो उनका जो नेचुरल डेफिकेशन का रिफ्लेक्स होता है वो इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से बजाय इसके कि वो उस लग्जेटिव से ट्रीट हो सके, वो एक कॉज बन जाता है कॉन्स्टिपेशन की। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एक ऐसा रिफ्लेक्स है जो कि इंडिविजुअल फील करता है जब वो कोई फूड इंजेस्ट करता है, और उसके फ़ौरन बाद उसकी कॉलन जो है उसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो फूड जो है वो पुश होता है टूवर्ड द एनस, और जो इंडिविजुअल होता है वो फीलिंग ऑफ डेफिकेशन या वो रिफ्लेक्स को फील करता है, जिस प्रोसेस को, जिस रिफ्लेक्स को गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहा जाता है। स्पेशली आफ्टर ब्रेकफास्ट व्हेन द गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट। बिल्कुल, उसने एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि जब कोई पर्सन सुबह का नाश्ता करता है तो उसके बाद जो उसे रिफ्लेक्स जो होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसे डेफिकेशन की फीलिंग्स आती हैं, तो वो फीलिंग्स जो हैं, वो रिफ्लेक्स जो होता है वो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहलाता है। जी स्टूडेंट, डाइट, डाइट एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है डेफिकेशन को। सुफिशेंट बल्क इन द डाइट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड फिकल वॉल्यूम। जी, सुफिशेंट बल्क जो है, जैसे कि सेलुलोज हो गया, फाइबर हो गया, जब हम इसको लेते हैं तो एक फिकल वॉल्यूम जो है ये इसकी वजह से प्रोवाइड होता है, फिकल वॉल्यूम बढ़ता है। कॉन्स्टिपेशन कैन बी रिलीव्ड बाय इंक्रीजिंग द फाइबर इनटेक। बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन जो है वो रिलीव होती है जब आप फाइबर इनटेक ज़्यादा करते हैं। 20 to 35 ग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है इंडिविजुअल की कि वो डेली फाइबर इतना इनटेक कर ले, अनलेस अनटिल उसको कोई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ना हो फाइबर से, नहीं तो वो कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए उसे 20 से 35% 35 ग्राम फाइबर डेली रिक्वायर्ड है। Insoluble fibers promote the movement of material through the digestive system and increase स्टूल बल्क। बिल्कुल, उसने बोला कि ऐसा इनसॉल्युबल फाइबर्स जो है वो प्रमोट करता है मटेरियल की मूवमेंट्स को इन डाइजेस्टिव सिस्टम के, और इंक्रीज करता है, ये बढ़ाता है किस चीज़ को, स्टूल के बल्क को। इनसॉल्युबल फाइबर इंक्लूड होल व्हीट। अब इसमें होता क्या कि होल व्हीट होती है, फ्लोर होता है, व्हीट ब्रेन होता है, नट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं, ये इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। द मायो क्लिनिक रिकमेंडेड द फॉलोइंग डेली अमाउंट ऑफ फाइबर। मायो क्लिनिक जो है उसने रिकमेंडेशन दी थी कि एक इंडिविजुअल अपनी एज के अकॉर्डिंगली कितना फाइबर डेली इनटेक करे। इसकी कुछ एग्जांपल बताई गई हैं कि एक आदमी है जिसकी एज 50 है या उससे छोटा है, वो 38 ग्राम डेली रिकमेंडेड है कि वो फाइबर का इनटेक करे। इसी तरह एक आदमी जिसकी एज कॉमन है या उससे बड़ा है, ओल्डर है, वो 30 ग्राम फाइबर इनटेक कर सकता है और करना चाहिए उसे। वुमेन एजिज 50 एंड यंगर 25 ग्राम, और ऐसी फीमेल जिनकी एज 51 से ज़्यादा है और वो ओल्डर हैं, 51 है या ओल्डर हैं, वो 21 ग्राम फाइबर डेली इनटेक करें ताकि वो कॉन्स्टिपेशन से और इस तरह की abnormality से, पैथोलॉजी से बच सके। फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, इवन व्हेन फ्लूइड इनटेक इज इनएडिक्वेट, जब आप फ्लूइड इनटेक कम करते हैं या आउटपुट ज़्यादा होता है किसी वजह से, तो अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन कॉज होती है। और एक हेल्दी फिकल एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए
एक पर्सन को रिक्वायर है कि वो डेली 2000 से 3000 ml फ्लूइड इनटेक करे, ताकि वो उसको डेफिकेशन में अबनॉर्मलिटी या डेफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। एक्टिविटी एक्टिविटी स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस। बिल्कुल, एक्टिविटी करने से, डेली एक्टिविटी परफॉर्म करने से, रनिंग करने से, मस्कुलर एक्टिविटी को बढ़ाने से, एक्सरसाइज करने से जो है पेरिस्टालसिस की मूवमेंट बढ़ती है, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो कॉन्स्टिपेशन जैसी एबनॉर्मलिटी से बच जाता है। वीक मसल कैन रिजल्ट फ्रॉम लैक ऑफ एक्सरसाइज, इमोबिलिटी एंड इम्पेयर्ड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। वीक लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से वीक मसल हो जाते हैं, इमोबिलिटी की वजह से वीक मसल हो जाते हैं, या किसी इम्पेयर्ड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन की वजह से मसल वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई पर्सन एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो वो क्लाइंट जो होता है वो लीड करता है वो, या वो डायग्नोज होता है कॉन्स्टिपेशन से। क्लाइंट कन्फाइंड टू बेड आर ऑफन कॉन्स्टिपेटेड। बिल्कुल, ऐसे पेशेंट, ऐसे लोग जो बेड रिडन होते हैं, बेड पर ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, जो अपनी डेली एक्टिविटी ऑफ लाइफ परफॉर्म नहीं अच्छे से करते, वो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर, बिल्कुल कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे डेफिकेशन के प्रोसेस पे एक्ट करते हैं। जैसा कि कुछ लोग जो होते हैं वो किसी एंग्री मूड में या एंशियस होते हैं, या वो लोग जो होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं इंक्रीज पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटीज़, और ऐसे लोग जो होते हैं वो में डायग्नोज होता है ज़्यादा नोजिया और डायरिया। लेकिन इसके कंट्रास्ट अगर हम देखते हैं अपोजिट, जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं स्लो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, उनकी इंटेस्टिनल मोटिलिटी जो होती है वो स्लो होती है, और वो मोस्टली जो डायग्नोज होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन से होते हैं। तो इस तरह साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो हमारे एंटेरिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। मेडिकेशन, सम ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स दैट कैन इंटरफेयर विद नॉर्मल एलिमिनेशन। बिल्कुल, कुछ ड्रग्स होती हैं जिसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं कि वो इंटरफेयर करते हैं इंडिविजुअल की नॉर्मल एलिमिनेशन को। जैसे कि मॉर्फिन जो है ये कॉज करती है कॉन्स्टिपेशन को। तो इस तरह एडवर्स इफेक्ट होते हैं कुछ ड्रग्स के, जिसकी वजह से पेशेंट में, इंडिविजुअल में डायरिया, कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स आते हैं। लग्जेटिव्स आर मेडिकेशन दैट स्टिमुलेट बावल एक्टिविटीज। बिल्कुल, लग्जेटिव्स ऐसी ड्रग्स हैं जो कि स्टिमुलेट करती है बावल एक्टिविटीज़ को और असिस्ट करती है फिकल एलिमिनेशन को। कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि सॉफ्टन करती हैं स्टूल को और फैसिलिटेट करती हैं डेफिकेशन के प्रोसेस को। जी स्टूडेंट, बिल्कुल कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं जिनकी वजह से भी इंडिविजुअल की जो डेफिकेशन का प्रोसेस है, डेफिकेशन का रिफ्लेक्स है, वो अफेक्ट होता है। जैसे कि क्लोनोस्कोपी है, सिग्मेंडोस्कोपी है। इन प्रोसीजर्स में पेशेंट का एनपीओ किया जाता है। इन प्रोसीजर से पहले पेशेंट को अनीमा दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब तक पेशेंट अपना ईटिंग हैबिट को रिज्यूम नहीं करता, तब तक वो क्या करता है कि वो स्टूल पास नहीं करता, वो डेफिकेशन नॉर्मली नहीं करता। तो इस तरह कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनकी वजह से पर्सन की डेफिकेशन, नॉर्मल डेफिकेशन जो है वो अफेक्ट होती है। स्टूडेंट, एनेस्थीसिया एंड सर्जरी। बिल्कुल, एनेस्थीसिया और सर्जरी जो होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं नॉर्मल डेफिकेशन के प्रोसेस को। जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया है, जनरल एनेस्थेटिक मेडिकेशंस जो हैं वो भी पेशेंट में, इंडिविजुअल में कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स कॉज करती हैं। ये गट मोटिलिटी को डिक्रीज़ कर देती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिक्रीज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से इन लोगों में ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स आते हैं। रीजनल और स्पाइनल एनेस्थीसिया, बिल्कुल सर्जरी दैट इन्वॉल्व डायरेक्ट हैंडलिंग ऑफ द इंटेस्टाइन कैन कॉज टेम्परेरी सेसेशन ऑफ इंटेस्टाइनल मूवमेंट। जी बिल्कुल, ऐसी सर्जरीज जो डायरेक्ट हैंडल करती हैं इंटेस्टाइनल को, या लेप्रोटमी या अब्डोमिनल सर्जरीज, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को डिक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन जो कहलाती है वो इलियस कहलाती है, और ये यूजली लास्ट 24 to 48 आवर्स तक रहती है। और बावल साउंड्स को सुनना ये एक इम्पोर्टेंट नर्सिंग असेसमेंट है सर्जरी के दौरान, सर्जरी के पोस्ट सर्जरी, क्योंकि जब तक बावल मूवमेंट्स रिटर्न वापस नहीं होती तब तक पेशेंट को आप कोई भी चीज़ नहीं दे सकते अनटिल अनलेस कोई ऐसी कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना हो कि आप पेशेंट को एनपीओ रखें। लेकिन बावल साउंड्स का वापस आ जाना, बावल मूवमेंट्स का वापस आ जाना जो है वो इस बात की निशानदही होता है कि आप पेशेंट का एनपीओ ब्रेक कर सकते हैं। कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं जो कि अफेक्ट करती हैं कॉन्स्टिपेशन को या डेफिकेशन के प्रोसेस को। उसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, हेड इंजरीज होती हैं और इम्पेयर्ड मोबिलिटी होती है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो एक्टिविटी इंसान अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता। बेड रिडन होता है, हेड इंजरी पेशेंट भी बेड रिडन होता है, डेली एक्टिविटी ऑफ लाइफ परफॉर्म नहीं कर सकता, और उसकी इम्पेयर्ड होती है मोबिलिटी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये भी लीड करती हैं डेफिकेशन की
जी स्टूडेंट्स, कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि हम पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ओपियोइड्स जिसमें से मॉर्फिन, फेंटानिल और ऑक्सीमॉर्फिन है, कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं और ये डेफिकेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फीकल एलिमिनेशन प्रॉब्लम्स, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि फीकल एलिमिनेशन की वजह से होती हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूएचएस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। इसमें कॉन्स्टिपेशन है, फीकल इम्पाक्शन है, डायरिया है, बावल इनकॉन्टिनेंस है और फ्लैचुलेंस है। हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं।